Hello Bacha Party, welcome back to your channel Target 100 where we are trying to score 100 in social science. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। वैसे न्यू सिलेबस के हिसाब से तो ये फर्स्ट चैप्टर, लेकिन बुक में अभी भी सेकेंड के नाम से ही मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी क्या है और क्यों अडॉप्ट की जाती है। अब क्या है ये डिफाइन तो आप कहोगे मैम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल डिफाइन है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक बात है, परफेक्ट। लेकिन ये डिफाइन काफ़ी नहीं है, क्योंकि इस डिफाइन का सहारा लेके तो आज बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो प्रोडिक्ट करती हैं कि दे आर डेमोक्रेटिक, बट एक्चुअली में या तो वो डेमोक्रेटिक है ही नहीं या फिर पार्शियली डेमोक्रेटिक है, यानी उसका कुछ पार्ट डेमोक्रेटिक है। उस पूरी गवर्नमेंट को आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। अब आपको कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, जब हम कह ही रहे हैं कि रूलर्स को लोगों ने इलेक्ट कर लिया तो वो तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही हो गई ना। बट नहीं, कुछ और फीचर्स भी हैं ये समझाने के लिए कि एक्चुअल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती क्या है। अब हम उन्हीं फीचर्स को समझेंगे कुछ खास कंट्रीज की केस स्टडी देखते हुए, जिनमें से हम पहला फीचर समझने की कोशिश करते हैं, जिसके हिसाब से इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय पीपल। क्यों और कैसे? मान लो पाकिस्तान का, चलो हम केस लेते हैं। पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि आर्मी चीफ थे, उन्होंने एक मिलिट्री coup किया और उन्हें उस समय जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसे ओवरथ्रू करके खुद को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव मान लिया, और कुछ टाइम बाद खुद को कंट्री का प्रेसिडेंट भी कहने लग गए। अब इस बात को प्रूव करने के लिए कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्होंने एक रेफरेंडम, और वो रेफरेंडम ये कहता था कि लोगों को वो पसंद आ रहे हैं, अगले 5 साल फिर वो उन्हें पसंद करने वाले हैं। हालांकि जितने भी वो ह्यूमन राइट्स वाले थे या फिर जितने भी वहाँ के जो लोग डेमोक्रेसी को पसंद करने वाले थे, वो कहते थे ये जो इन्होंने रेफरेंडम लाए हैं इसमें बहुत फ्रॉड किया है। बट एनीवेज उन्होंने वो रेफरेंडम शो कर दिया कि हाँ लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और वो कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसके बाद अगस्त 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया। अब ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या होता है, यानी जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के चेंजेस की बात करते हो, लीगल लॉफुल जो फ्रेमवर्क होता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो प्रेसिडेंट होता है कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविडेंशियल असेंबलीज। जो भी नेशनल असेंबलीज हैं, ये जो प्रोविडेंशियल असेंबलीज है जिसे हम स्टेट असेंबली भी कह सकते हैं, उनको कभी भी डिसमिस कर सकता है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट is supervised by a national security council which is dominated by military officers। यानी कि जो सिविलियन कैबिनेट है, सिविलियन कैबिनेट क्या है? सिविलियन कैबिनेट का मतलब है वो कैबिनेट, यानी वो वाले मिनिस्टर जो लोगों द्वारा चुन के जाते हैं। उनको कौन सुपरवाइज करेगा? उन्हें सुपरवाइज करेगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जिसको कौन डोमिनेट कर रहा है? ऑलरेडी मिलिट्री ऑफिसर डोमिनेट कर रहे हैं। अब इस केस को ध्यान से समझो। इस केस में पाकिस्तान में पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, मुशर्रफ ने उसको बाहर निकाल दिया और खुद को कंट्री का प्रेसिडेंट बना दिया, और लॉ में चेंजेस कर दिए कि प्रेसिडेंट कभी भी लोगों की बनाई हुई असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है, और जितने भी जो कैबिनेट्स हैं उनको सुपरवाइज करेगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स की है। अब मिलिट्री ऑफिसर्स की है, यानी कि इनडायरेक्टली मुशर्रफ के कंट्रोल में है, आर्मी के कंट्रोल में है। तो अब ऐसी कंडीशन में ये जो कैबिनेट वाले हैं, ये कोई भी डिसीजन लें उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक मिलिट्री ऑफिसर्स उसे अप्रूव नहीं कर देते हैं। यानी रियल पावर तो उनके हाथ में नहीं है जिन्हें लोगों ने चुना है, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, प्रोविडेंस असेंबली हो या कैबिनेट हो। इनमें से किसी के हाथ में भी रियल पावर नहीं है। नेशनल और प्रोविडेंस असेंबली को मजबूरी में प्रेसिडेंट को खुश रखने के लिए उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, और जहाँ तक सिविलियन कैबिनेट का सवाल है वो तो ऑलरेडी डोमिनेटेड है मिलिट्री ऑफिसर से, यानी कि वो वैसे भी आर्मी के कंट्रोल में है। तो ऐसे में अगर हमने उन्हें चुन भी लिया तो क्या हम इसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हमने चुन लिया, वो रूल हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि वो सही रूल कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आर्मी के कंट्रोल से रूल कर रहे हैं। तो यानी यहाँ हमारा ये वाला फीचर प्रूव होता है कि हमें डेमोक्रेसी में ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जिसमें फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो उन लोगों के हाथ में हो जिन्हें लोग चुनते हैं।
अब ऐसा ही एक और फीचर है जो डेमोक्रेसी को और ज़्यादा डिस्क्राइब करेगा। सेकेंड फीचर इसका ये कहता है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। यानी डेमोक्रेसी के अंदर ये ज़रूरी है कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो, इतने फ्री और फेयर हों कि जो लोग आज पावर में हैं उनके भी लूज़ करने के पूरे चांस हो सकते हैं। इस बात को समझने के लिए अब हम चाइना और मैक्सिको का केस समझने की कोशिश करते हैं। चाइना में इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं जैसे इंडिया में होते हैं, और वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें 3000 मेंबर्स हैं जिन्हें लोग चुनते हैं, और यही 3000 मेंबर मिलके उस कंट्री का प्रेसिडेंट चुनते हैं। यहाँ तक तो बात सारी ठीक है। उनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं इन 3000 मेंबर्स में से जिन्हें आर्मी चुनती है। चलो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ भी राज्यसभा में कुछ नॉमिनेट करते हैं हम लोगों को, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब शुरू होती है, वो ये कि जो लोग इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहते हैं, यानी एज ए कैंडिडेट खड़ा होना चाहते हैं, उनके लिए यह ज़रूरी है कि वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हों, या फिर जो उसकी अलियांस पार्टीज़ हैं, 8 छोटी छोटी पार्टीज़ हैं जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अलियांस में हैं, उनके मेंबर हों। अदरवाइज दे कैन नॉट बी अ कैंडिडेट टू स्टैंड बी अ कैंडिडेट इन इलेक्शंस। अलियांस का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया में है, अब जैसे हम एनडीए की गवर्नमेंट कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलियांस, यूपीआई कहते हैं, ये यूपीए सॉरी, तो एनडीए क्या है, जो ये आपकी बीजेपी के साथ कुछ और पार्टीज मिली हुई हैं उनको मिलके एनडीए बना हुआ है। तो ऐसे ही जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो मेन पार्टी है, या तो आप उसके मेंबर हो या उसके अलियांस के मेंबर हो, उसके बिना आप इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो सकते। तो भाई चॉइस कहाँ है, यानी जब भी सरकार बनेगी तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ही ना, और कोई तो पार्टी वहाँ खड़ी ही नहीं हो सकती है। दूसरा केस हम मैक्सिको का ले लेते हैं। मैक्सिको में हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं, और वो कंट्री ऐसी है कि जब से उसको फ्रीडम मिला है उसके बाद से ना तो वो कभी मिलिट्री रूल में आई, ना कभी डिक्टेटर रूल में आई। बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है फिर? प्रॉब्लम यहाँ है कि जब से 2000 के आसपास से, एग्जैक्टली 2000 के आसपास से हर इलेक्शन जो है 2000 तक, अंटिल 2000 तक हर इलेक्शन जो है वो पीआरआई ने वॉन किया है। पीआरआई नाम जरा इसका फुल फॉर्म उल्टी है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। होना तो ये चाहिए था पार्टी रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशनल, क्योंकि पीआरआई फुल फॉर्म है। अब काम इनके उल्टे हैं इसलिए नाम भी उल्टा है। तो पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ने हमेशा इलेक्शन विन किए। क्यों, कैसे? क्योंकि पीआरआई जो थी वो हमेशा डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी। कौन सी डर्टी ट्रिक्स? जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे उनके लिए ज़रूरी था कि वो जो भी गवर्नमेंट की जो पार्टी थी पीआरआई, उसकी सारी मीटिंग्स अटेंड करें। जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थे वो पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि पीआरआई को ही वोट करना है। मीडिया को फोर्स किया जाता था कि जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज़ के अच्छे काम हैं उन्हें इग्नोर किया जाए, बल्कि उनकी कमियां दिखाई जाए, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाए। और लास्ट मिनट पे तो अक्सर पोलिंग बूथ भी शिफ्ट कर दिए जाते थे। अब लास्ट मिनट पे पोलिंग बूथ शिफ्ट होने से कई बार लोग वोटिंग के लिए पहुंच ही नहीं पाते थे। अब इस दोनों केसेस को समझो। भाई चाइना को आप डेमोक्रेटिक कैसे दोगे? इलेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो इलेक्शन फ्री और फेयर कहाँ है? किसी और पार्टी को आप चॉइस ही नहीं दे रहे खड़े होने के लिए। मैक्सिको में भी इलेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर आप सारे डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करो ताकि आप विन कर सको। तो ये भी फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये भी ज़रूरी है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हों, जहाँ पे जो लोग पावर में हैं उनके लूज़ करने के भी चांसेस होने चाहिए। अब हमारा तीसरा फीचर जो हमारी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा डिस्क्राइब करेगा, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। यानी डेमोक्रेसी में हर एडल्ट सिटीजन को वोट देने का राइट होना चाहिए। एक सिटीजन एक वोट, और एक वोट एक वैल्यू, ये सिस्टम होना चाहिए। लेकिन हमारे पास कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। जैसे अंटिल 2015 तक भी सऊदी अरेबिया के जो वुमेन्स थी उनके पास राइट टू वोट नहीं था। यानी अपने देश की उनकी आधी पॉपुलेशन को तो राइट टू वोट ही नहीं है, तो उस इलेक्शन का क्या फ़ायदा?
एस्टोनिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें एक माइनॉरिटी कम्युनल ग्रुप था, रशियन माइनॉरिटी कहते हैं उनको, यानी रशिया से बिलोंग करने वाले, रशियन भाषा बोलने वाले। तो रशियन माइनॉरिटी के लिए ये मुश्किल था कि उन्हें राइट टू वोट मिले, उन्हें राइट टू वोट लेना बहुत बड़ा काम लगता था। फिजी में चले आते हैं। फिजी की तो अलग ही दुनिया है। फिजी में ये है कि जो अगर एक नेटिव फिजियन है, नेटिव होते हैं जो उसी देश के पर्टिकुलर रहने वाले, शुरू से वहीं के हैं, एक नेटिव फिजियन के वोट की तो एक वैल्यू है, लेकिन अगर कोई इंडियन फिजियन है वहाँ, यानी इंडिया से जाके बाद में फिजी का उसने वो ली है, सिटीजनशिप ली है, तो उसके वोट की वैल्यू हाफ है। अरे ये क्या बात हुई, अब तो तुम्हारा ही सिटीजन हो गया ना, तो उसको सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। अब इन तीनों केसेस को देखो तो यहाँ इलेक्शन होकर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सऊदी अरेबिया वुमेन्स को नहीं वोटिंग राइट दे रहा, रशियन माइनॉरिटी को एस्टोनिया में वोट्स नहीं मिल रहे हैं, इंडियन फिजियंस को फिजी में वोटिंग राइट बराबरी का नहीं मिल रहा। तो आप कैसे कह सकते हो ये डेमोक्रेटिक परफेक्ट है, राइट। अगला फीचर देखते हैं, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसे उन लिमिट्स के हिसाब से रूल करना चाहिए जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी लॉज बना दिए उसके अकॉर्डिंग उन्हें रूल करना चाहिए, और सिटीजन राइट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। इसको समझने के लिए हम जिम्बाब्वे का केस देखते हैं। 1980s में जब जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली, तब से लेकर अब तक वहाँ पे कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ ज़नू पीएफ का रूल रहा। ज़नू पीएफ वो पार्टी है जिसने जिम्बाब्वे के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब ज़नू पीएफ के जो लीडर हैं रॉबर्ट मुगाबे, वो लोगों में काफ़ी पॉपुलर थे, इसीलिए जब ये ज़नू पीएफ पार्टी बनी तो उस कंट्री के प्रेसिडेंट भी कौन बने, और रॉबर्ट मुगाबे। अब लोगों में पॉपुलर होने के बावजूद भी उन्होंने कई अनफेयर प्रैक्टिसेस की। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के रूल के टाइम पे कई बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर डाले। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज कर सकें और उसको लेस अकाउंटेबल बना सकें। लेस अकाउंटेबल मतलब उन्हें जवाबदेही कम होनी चाहिए, लोगों को उन्हें आंसर कम से कम करना पड़े। और उन्होंने ये भी ऑप्शन रखा कि जो मीडिया वॉज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, मीडिया को पूरी तरह गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, और जो जर्नलिस्ट उनके अगेंस्ट बोलते थे उन्हें हैरेस किया जाता था। गवर्नमेंट अक्सर कोर्ट के जजमेंट्स को इग्नोर भी करती थी, और जो जजेस होते थे उन्हें प्रेशराइज भी करती थी अपने जजमेंट को चेंज करने के लिए। तो क्या ये तरीका डेमोक्रेटिक है? आप चुन कर आए हो, लोग आपको पसंद करते हैं, तो फिर इस तरह के मीन्स क्यों, इस तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस क्यों? यानी कहीं ना कहीं ये बात तो साबित होती है कि जो डिफाइन हमें ये कह रही है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, डिफाइन बहुत अच्छी है, लेकिन इसको डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और वो डिस्क्राइब करते हैं मेन 4 फीचर्स। पहला फीचर, इन अ डेमोक्रेसी दैट फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। Second feature, a democracy must be based on free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. Third, in a democracy, each adult citizen must have one vote and one vote must have one value. And fourth, a democratic government rules within limits set by constitutional law and citizen rights. यूजुअली इस व्हाट इज डेमोक्रेसी में से जो मेजर क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। तो डेमोक्रेसी की डिफाइन लिख के ये 4 फीचर लिख दो, क्वेश्चन पूरा। कभी कभी कंट्रीज़ के बीच में से भी कुछ पूछ लिया जाता है, उसके लिए आप, जहाँ तक मुझे लगता है मैं समझा चुकी हूँ अच्छे से और आपको समझ भी आ गया होगा। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस मच वेरी वेल। इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल so that, and please keep the bell icon pressed so that you don't lag in scoring 100। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जहां हम समझेंगे वाई डेमोक्रेसी। आज समझा व्हाट इज डेमोक्रेसी, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे वाई डेमोक्रेसी। टिल देन, बाय बाय।